तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लानिंग के प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो प्लानिंग में हमारे 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आते हैं। अगर ये तुम समझ गए तो जो ड्राफ्टिंग है किसी भी हाउस की, उसमें तुम कर पाओगे। किसी भी जो हाउस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें ये 8 प्रिंसिपल आते ही आते हैं। तो पहले बात करेंगे अब हम एस्पेक्ट के बारे में, फिर हम प्रोस्पेक्ट देखेंगे, फिर रूपिंग, फिर फर्नीचर, रूमिनेस, सर्कुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और प्राइवेसी। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, तो सबसे पहले चालू करते हैं एस्पेक्ट से। तो एस्पेक्ट क्या होता है कि एस्पेक्ट का मतलब बेसिकली होता है कि जब हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो अपने विंडो की पोजीशन, डोर की पोजीशन कहाँ पे रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं एक प्लान ओपन करके दिखा देता हूँ, तो उससे तुम्हें समझ में आसानी होगी। मान लो यहाँ पे मैंने विंडोज़ की पोजीशन यहाँ देख सकते हो कि ये सारी विंडोज़ की पोजीशन यहाँ मैंने बाहर ली है, इस वाले प्लान में बाहर है। और डोर जो है वो अंदर से ओपन हो रहा है, जैसे बेडरूम का डोर अंदर से ओपन होता है। तो अब जब हम अंदर से जब वही ना धकेलेंगे तो वो अंदर से ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा। तो ये सब जो आता है ये हमारा आता है एस्पेक्ट में, कि कहाँ से हम अपना डोर और विंडो और जो भी हमारे ओपनिंग से वो कैसे रखे, किस डायरेक्शन में रखे, कहाँ रखे, कौन सी उनकी पोजीशन होनी चाहिए, जिससे कि हमें जो है बेसिकली कंफर्ट मिल सके और हम डिस्टरबेंस अवॉइड कर सकें। मान लो अगर डिस्टरबेंस का एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा टॉयलेट है और यहाँ पे कोई एक मान लो किचन, यहाँ से कोई आदमी यहाँ से जा रहा था। तो यहाँ पे मैं यहाँ से ड्रॉ करते हैं अच्छे से समझने के लिए, कि मान लो कोई आदमी यहाँ से जा रहा था और यहाँ से डोर अगर मैंने, या ये जो है ये अंदर से ओपन होता है, मतलब यहाँ से हमें अगर धक्का दोगे डोर को तो ऐसे ओपन होगा। ठीक है, अगर मान लो इसी की जगह पे अगर मैं ये करता कि यहाँ पे मैं डोर ऐसे इस प्रकार का रहता कि यहाँ से ओपन होने वाला, तो क्या होता कि अगर कोई यहाँ से बाहर निकलता और वो तो अपना काम हो जाने के बाद तो बाहर निकलेगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगा, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा तो उसका सर पे बहुत ज़ोर से लगेगा। इसे हम कहेंगे डिस्टर्बेंस। और ये सिर्फ टॉयलेट के लिए नहीं, ये हमारे लिविंग रूम के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ये हमारे बेडरूम के लिए एप्लीकेबल। जैसे यहाँ पे बेडरूम के लिए भी सेम, यहाँ पे मैंने जो डोर है ये वाला डोर अंदर से ओपन होता है, मतलब यहाँ से अगर तुम ओपन करोगे तो ये अंदर आएगा। अगर ये बाहर वाला होता तो हम तो आराम से अपना दरवाज़ा खोलेंगे, लेकिन सामने वाला अगर कोई यहाँ से कोई वॉकिंग कर रहा होगा तो उसको बहुत ज़ोर से चोट लगेगी। तो इसे हम अवॉइड करने के लिए जो ये हमें एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। एस्पेक्ट में वैसे हम एक और चीज़ भी डिसाइड करते हैं, वो है हाइट। तो हाइट जो है कि डोर की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो भी हमारे एस्पेक्ट में ही आता है। वैसे डोर की स्टैंडर्ड हाइट हम ज़्यादातर लेते हैं, कुछ उसमें मुश्किल नहीं होता। तो ये हमारा एस्पेक्ट जो है इसके साथ कंप्लीट होता है। एस्पेक्ट बेसिकली कि डोर की पोजीशन ऐसी रहनी चाहिए कि सामने वाले का सर ना फूटे। इजीएस्ट वे टू से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोस्पेक्ट। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट में जो है होता क्या है कि जब हम विंडो के बाहर देखते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने इस इमेज में लिखा है कि ये बंदा यहाँ से बाहर देख रहा है। तो देखो इसे कितना बढ़िया सिटी का इतना बढ़िया सा व्यू से दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग से। तो ये जो है इसका जो है बढ़िया से इसे व्यू तो दिख रहा है, लेकिन मान लो इसी की जगह पे अगर मैं ऐसी जगह पे अपना विंडो लेता जहाँ पे सामने ही एक टॉयलेट है या फिर कचरा जहाँ पे लोग डालते हैं, कचरा डेपो है, तो वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होता है, दिखने दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारा आता है प्रोस्पेक्ट में। प्रोस्पेक्ट में क्या है कि जो भी हम विंडो के बाहर या फिर डोर के बाहर देखेंगे वो हमारा होता है प्रोस्पेक्ट। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि जब हम मान लो ये वाला विंडो है, इसके बाहर जब देखेंगे तो बढ़िया सा अच्छा सा व्यू आए, जिससे कि हमें लगे कि थोड़ी आत्मा को शांति मिले बेसिकली। ऐसा नहीं कि सामने से कोई कचरा वचरा या कीचड़ विचड़ चल रही है, तो वैसी जगह पे हमें विंडो नहीं देना है। तो ये या फिर डोर को जो है उस जगह पे फिर मैनेज करना है। तो ये हमारा आता है प्रोस्पेक्ट में। इसके साथ हमारा होता है प्रोस्पेक्ट कंप्लीट। बेसिकली सिंपल सी बात है, विंडो अच्छी सी जगह पे लेना जहाँ पे मन को शांति मिले।
तो नेक्स्ट जो है हमारा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में जो है क्या होता है, जब हम मान लो यहाँ पे लेट्स से दिस वाला ये वाला एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे डाइनिंग और किचन को हम अभी तो ये स्टैंडर्ड आ चुका है कि हम डाइनिंग और किचन जो है उन दोनों का ग्रुप कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के आसपास करते हैं। जैसे ये वाले प्लान में देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा डाइनिंग यहाँ पे है और किचन यहाँ पे। इसका फायदा क्या है, मान लो किसी ने खाना किचन में बनाया, तो उसे अब मान लो मैंने डाइनिंग रूम दे दिया होता यहाँ पे मैंने मान लो एग्जांपल के लिए डाइनिंग रूम दे दिया होता, उसे यहाँ से जाके फिर यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता है ऐसे, क्योंकि मतलब संभालना पड़ता है। कई बार गेस्ट आए होते, 10-20 गेस्ट आए होते बड़े, या फिर 5-10 गेस्ट, तो बहुत ज़्यादा खाना हमें एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना पड़ता है, तो खाना गिर भी जाता है, या मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो बैलेंस करना पड़ता है बहुत। तो इसलिए जो है हम किचन को डाइनिंग रूम के साथ अटैच कर देते। मान लो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से खाना बनाया, तो यहाँ से सिर्फ जाना है, दे देना है, बहुत ईजी ऐसे। तो इसलिए जो है इसे हम ग्रुपिंग की कैटेगरी में डालते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को जो है वो एक साथ ग्रुप कर देना, ताकि हमें आसानी हो। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। ग्रुपिंग इज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम्स रिगार्डिंग देयर फंक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब तुम इंटरव्यूअर के सामने बोलोगे तो तुम्हें यही लैंग्वेज यूज़ करनी है। जो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे समझने के लिए, वो तो इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, उसके बिना तो जॉब पे नहीं रखेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना है। तो इसलिए ये वाला जो थियरी है, थियरी वाला पार्ट, उसके ऊपर भी फोकस करना। तो यहाँ पे जो है, हाँ, तो ये वाला प्लान में देखते हैं कि ये वाला प्लान में जो है, और जैसे यहाँ पे लिविंग रूम दिया है, और उसी के जो है साइड में 2 मास्टर बेड दिए हैं, और यहाँ पे एक किचन। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई बड़ा सा प्लान होता, और वहाँ पे यहाँ पे मान लो एक किचन है, और यहाँ पे मैं स्टडी रूम नहीं दूंगा, उसी के किचन के जो साइड में हम स्टडी रूम नहीं देते। क्योंकि क्या होता है, जो स्टूडेंट या बच्चे जो स्टडी करते हैं, तो किचन से जो स्मेल आती है वो बहुत अनप्लेजेंट होती है। अगर किसी ने किचन में काम किया होगा उसे पता होगा। तो इसलिए जो है हम किचन को स्टडी रूम के साथ नहीं देते। तो ये हमारे ग्रुपिंग में आ जाता है कि बेसिकली क्या करना है, हमें जो फीलिंग जो है वो अच्छी वाली फीलिंग आनी चाहिए। ऐसी हमारी रिलेशनशिप होनी चाहिए स्पेस के साथ, जिससे कि हमें अच्छी वाली फीलिंग आए, rather देन कि खराब फीलिंग आए। तो ये इस डेफिनेशन का मतलब होता है, द रिलेशनशिप ऑफ द स्पेस शुड बी सच दैट देयर इज अ फीलिंग ऑफ invitation and transition rather than feeling of abrupt change। तो यहाँ पे एक और चीज़ की, अगर मान इंटरव्यू में डेफिनेशन वैसे खुद से भी तैयार कर सकते हो अगर थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है तो। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग जब प्लान करते हो, तो जो हम ग्रुपिंग करते हो आमतौर पर होती है लिविंग रूम, लिविंग एरिया या रूम कह लो, स्लीपिंग एरिया, बेडरूम, मास्टर बेड, सर्विस एरिया और सर्कुलेशन एरिया। इनको जो है हम एक साथ ग्रुप करते हैं। तो इस वाले प्लान में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक हॉल, यहाँ पे हॉल देख सकते हो, तो इसके साइड में गेस्ट रूम है। इवन बेटर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जन हम्म ये लोग यहाँ पे लिविंग एरिया, उसी के साइड में हमने यहाँ पे बेडरूम दे दिया है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब सर्कुलेशन, यहाँ से हम हॉल से जाएंगे तो भी यहाँ पे हम आजू बाजू को जा सकते हैं। मतलब सर्कुलेशन क्या होता है कि बेसिकली जब हम हॉल से निकलेंगे, तो हमें चलने के लिए जगह चाहिए, जिससे कि हम यहाँ से मान लो यहाँ पे अगर निकलेंगे, तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ इस रूम में भी जा सकते हैं, ये वाले रूम में भी जा सकते हैं, मास्टर बेड में। तो इसे सर्कुलेशन कहते हैं, सर्कुलेशन एरिया। कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो एरिया होता है ना, उसे वो सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये हमारा इसी के साथ ग्रुपिंग कंप्लीट होता है। बेसिकली ग्रुपिंग का सीधा फंडा ये होता है कि ऐसे जो कंपोनेंट्स है, मतलब रूम्स
उन्हें एक साथ देना है, जिससे कि हमें एडवांटेज हो, रादर देन कि जैसे मैंने बोला स्टडी रूम के साथ किचन नहीं देना है, जिससे कि हमें डिसएडवांटेज हो, डिस्कम्फर्ट हो, तो वो अवॉइड करना है, तो वो हमारे ग्रुपिंग में आता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रुपिंग में जो है लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया जो है वो क्या होता है कि लिविंग एरिया जब हम घर के अंदर जब एंटर करते हैं, यहाँ से हमारा एंट्रेंस है, ये फॉर एंट्रेंस। जब हम एंटर करते हैं, उसके बाद जो भी हमारे सबसे पहले रूम देखने को मिलता है वो होता है लिविंग एरिया। तो ये जो है हम जनरल यूज़ के लिए उसका यूज़ करते हैं, और ये जो है यार जैसे मैंने देखा है, शुड बी नेक्स्ट टू द फ्रंट वरांडा एंड नियर एंट्रेंस। तो जो भी यहाँ पे वैसे वरांडा तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन जो है एंट्रेंस के जो है नियर है। एंट्रेंस के नियर मतलब क्या है, एंट्रेंस जब हम यहाँ से एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो हमें रूम दिखेगा वो रहेगा लिविंग रूम। तो ये हमारा लिविंग रूम होता है बेसिकली। अब नेक्स्ट देखते हैं स्लीपिंग एरिया। स्लीपिंग एरिया जो है, जो भी हमारे बेडरूम जो है वो सभी स्लीपिंग एरिया है, चाहे वो मास्टर बेड हो, स्मॉल बेड हो, जहाँ पे भी हम सोएंगे वो स्लीपिंग एरिया है। इसका मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग कहेंगे कि तो उस हिसाब से तो हमें जो है लिविंग एरिया भी स्लीपिंग एरिया हो गया और किचन एरिया भी स्लीपिंग एरिया हुआ, तो वैसे नहीं। आमतौर पे जो जहाँ पे हमें सोना चाहिए वो वाला एरिया। तो हमारे यहाँ पे दो स्लीपिंग एरिया है, मास्टर बेड और बेडरूम। तो यहाँ पे स्लीपिंग एरिया जो है, दिस इज द एरिया ऑफ बेडरूम एंड शुड बी लोकेटेड सो एज टू गार्ड प्राइवेसी। मतलब क्या है, स्लीपिंग एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम प्राइवेसी मेंटेन कर सके। जैसे जो है एक टॉयलेट यहाँ पे दिया है, से यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें बेडरूम दिया है, और उसको जो है एंटर करने के लिए सिर्फ एक ही जगह से हम एंटर कर सकते हैं, यहाँ से। दोनों बेडरूम के लिए एप्लीकेबल यहीं से एंटर कर सकते हैं। इससे क्या है, हमारी प्राइवेसी मेंटेन होती है। क्योंकि अगर किसी को एंटर करना है तो पहले उसे नॉक करना पड़ेगा, और तभी वो एंटर कर पाएगा। क्योंकि अगर मान लो अब यहाँ पे प्राइवेसी जो है, बैड प्राइवेसी का एग्जांपल क्या हो सकता था कि यहाँ पे मैंने एक दरवाज़ा दे दिया फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं मैंने यहीं से एक दरवाज़ा दे दिया, तो एक बैड प्राइवेसी का एग्जांपल होता है, क्योंकि हम यहाँ से कोई एंटर कर पाएगा। तो ये होता है बैड प्राइवेसी का एग्जांपल। आमतौर पर बेडरूम की प्राइवेसी आराम से अच्छे से मेंटेन हो जाती है, उसके लिए कुछ ज़्यादा मतलब मुश्किलें नहीं आती, क्योंकि एंटर करने के लिए सिर्फ एक ही जगह होती है। और एक और चीज़, यहाँ पे जो है बेडरूम जब हम तैयार करते हैं, उसके साथ अभी एक अच्छा सा ट्रेंड आ चुका है, वैसे पहले भी था इसका, लेकिन अभी वो ज़्यादा पॉपुलर है कि जब हम बेडरूम तैयार करते हैं उसी के साथ हम एक अटैच टॉयलेट दे देते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे तो नहीं है उस वाले में, कोई और प्लान देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये वाले, यस ये वाला। तो यहाँ पे हमारा बेडरूम है और उसके साथ एक अटैच टॉयलेट है। कई कई बार बेडरूम में, यहाँ पे बेडरूम होता है उसी के साइड में एक टॉयलेट दे देते हैं, जिसके वैसे बहुत बढ़िया आइडिया है। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे भी हम यहाँ पे बेडरूम है और यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ से अगर टॉयलेट लगी तो अच्छे से एंटर कर पाएंगे। ये पर्टिकुलरली यूजफुल तब होता है, स्पेशली जब हम रात के टाइम सोते हैं, तो टॉयलेट जाने के लिए, और मान लो टॉयलेट दूर हुआ, यहाँ पे मेरा बेडरूम और यहाँ पे टॉयलेट ना हुआ, तो मुझे लेट्स से यहाँ पे टॉयलेट हुआ, यहाँ से जाके फिर जाना पड़ेगा। फिर लाइट चालू करो, फिर वो रोशनी आंखों पे आएगी और स्लीप डिस्टर्ब होगी। और हॉल से अगर मान लो यहाँ से जाओगे तो रात में उतने ज़्यादा मतलब अलर्टनेस नहीं होती, तो कई बार हम क्या होते हैं, चीज़ों को नीचे गिरा देते हैं, और कई बार खुद भी गिर जाते हैं। इसलिए जो है टॉयलेट में जो है, टॉयलेट जो हम बेडरूम को अटैच कर देते हैं, तो ये वन ऑफ द अच्छी स्ट्रैटेजी होती है अगर बढ़िया से एरिया अवेलेबल है। और ये तभी होता है जब हमें ज़्यादा बड़ा एरिया अवेलेबल होता है।
जैसे कि अभी ये वाला जो है, ये वाले हाउस के लिए हमें ज़्यादा बड़ा एरिया था नहीं, तो उसी सिचुएशन में हमने सिर्फ बेडरूम ही दे दिया यहाँ पे इस वाले ड्राइंग में, तो वो भी चलता है लेकिन ये प्रिफर्ड होता है। क्यों होता है तो उसका रीज़न मैंने बता दिया। तो ये हमारा हो गया स्लीपिंग एरिया का। अब यहाँ पे सर्विस एरिया। इस सर्विस एरिया क्या चीज़ होती है? देखो, सर्विस एरिया जो है इसमें क्या क्या आता है, किचन आता है, डाइनिंग रूम आता है, बाथरूम आता है और टॉयलेट आता है। मतलब जहाँ पे कोई सर्विस हो रही है, जैसे किचन में हम खाना बना रहे हैं, डाइनिंग रूम में खाना परोसा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है डाइनिंग रूम जो है हम जैसे पहले भी बता दें कि ये किचन के नज़दीक बनाते हैं, जिससे कि खाना कैरी करना आसान हो। और किचन जो है हमें अवॉइड करना है लिविंग रूम, बेडरूम और स्टडी रूम के आसपास, क्योंकि उसका जो स्मेल आता है, वो स्मेल बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता, अनप्लेजेंट होता है। तो ये हमारा सर्विस रूम हो गया कि सर्विस रूम में क्या क्या आते हैं, तो सिर्फ यही आते हैं कि किचन, डाइनिंग रूम, बाथरूम और टॉयलेट, ये हमारे सर्विस रूम हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके बाद हम देखेंगे कि सर्कुलेशन एरिया। तो सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? पैसेज, लॉबी और कॉरिडोर। और ये जो है हमें मिनिमम देना है, कम से कम, लेकिन इतना भी कम नहीं कि कोई चल ही ना पाए। क्योंकि कुछ यहाँ पे मान लो अगर सर्कुलेशन एरिया हमने बहुत कम दे दिया, तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्कुलेशन एरिया है और यहाँ से किसी व्यक्ति को जाना है और उसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम सर्कुलेशन एरिया जो है मिनिमम तो देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिनिमम भी नहीं देना। और वेंटिलेशन उस सर्कुलेशन एरिया का अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारा जो है सर्कुलेशन एरिया के अंदर आ जाता है, इसका कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके अंदर क्या क्या आता है? पैसेज, लॉबी और कॉरिडोर, ये तीनों चीज़ें जो है वो सर्कुलेशन एरिया में आती है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साथ जो है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखते हैं, फर्नीचर रिक्वायर। अब यहाँ पे फर्नीचर जो है बहुत से टाइम मैंने देखा है ऑटो कैड में ड्राइंग करते हुए, क्या होता है, रूम के साइज के हिसाब से फर्नीचर नहीं होता। जब तुम ऑटो कैड में, जैसे ये वाला फर्नीचर हो गया, ये वाला फर्नीचर हो गया, ये बेड का फर्नीचर हो गया, ये हम इंपोर्ट करते हैं, हम खुद से नहीं बनाते। वैसे बना भी सकते हैं, प्रैक्टिसिंग के लिए मैंने भी ट्राई किया था बनाना। तो तब हम खुद से बनाते हैं वर्सेस हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें क्या है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तब हम साइज को जो है फर्नीचर की साइज को एडजस्ट कर देते हैं स्केल कमांड का यूज़ करके, ताकि हम उसे रूम के अंदर दिखा पाए। यहाँ पे प्रॉब्लम एक आती है, और वो ये आती है कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा, अरे हाँ ये वाला यूज़ किया था इसका। तो यहाँ पे जो है बहुत से टाइम फर्नीचर का साइज मिसमैच हो जाता है, मतलब फर्नीचर छोटा होता है और रूम बहुत बड़ा होता है। ऐसा भी होता है लेकिन ये रेयर होता है। ज़्यादातर टाइम ये होता है कि फर्नीचर होता है इतना बड़ा और अपना रूम जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो मान लो रूम इतना सा है और फर्नीचर इतना बड़ा है। और इसलिए होता है क्योंकि ऑटो कैड में जब हम फर्नीचर इंपोर्ट करते हैं उसका स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं होता, वो सिर्फ दिया गया होता है ताकि हम इंपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पे तुम ऑनलाइन या तो खुद ही उसको स्केल अप करके एडजस्ट करके एक नया ब्लॉक तैयार कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है कि उसको जो है एडिट करके, जो रेडीमेड अवेलेबल है उसके एडिट करके एक खुद से कुछ तैयार कर सकते हो और उससे सेव कर सकते हो। या फिर ऑनलाइन इंपोर्ट कर सकते हो जो कि अच्छे से स्केल में है, जो कि स्टैंडर्ड फर्नीचर का साइज होना चाहिए। जैसे कि स्टैंडर्ड फर्नीचर का साइज क्या, जैसे बेड का जो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए वो, या अपना चेयर का स्टैंडर्ड साइज, टेबल का स्टैंडर्ड साइज, उसमें जो स्टैंडर्ड साइज में ड्रॉ किया है, प्रिफर ये करो कि उसे ही इंपोर्ट करना, उसका यूज़ करना, चाहे वो खुद से तैयार करना पड़े या ऑनलाइन इंपोर्ट करना पड़े। ऑनलाइन कहीं पे भी मिल ही जाता है वैसे। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि फर्नीचर के साथ, कि बहुत से लोग जो है बाय डिफ़ॉल्ट फर्नीचर का यूज़ करते हैं। कई बार प्रॉब्लम ये आती है, फिर बाद में पता चलता है कि
जो भी फर्नीचर इस रूम में दिखाया है वो हम डाल ही नहीं सकते, उतना बड़ा हमारा रूम है ही नहीं। और हमें वो ध्यान में भी नहीं आता क्योंकि हमें लगता है स्केल अप तो यहाँ से अच्छे से दिख रहा है, लेकिन जब घर बनता है तब पता चलता है कि इतना फर्नीचर जो दिखाया था वो तो होता है हो ही नहीं रहा। वैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक पॉइंट बताना चाहता था। तो ये हमारा फर्नीचर, वैसे एक और चीज़, फर्नीचर जो है हमें रूम के अकॉर्डिंग ही डालना है। मतलब क्या कि फर्नीचर हमें बताता है रूम किसके लिए बना है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम। तो ये हमें फर्नीचर जो है उसके बारे में बताता है, क्योंकि हर एक रूम के हिसाब से फर्नीचर की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। मान लो बेडरूम में हम यहाँ पे जो गैस तो यहाँ पे दिखा है ये सब, ये हम यहाँ पे बेडरूम में तो नहीं दिखाएंगे। तो ये हर एक जगह पे रिक्वायरमेंट इसकी डिफरेंट होती है। तो ये हमारा फर्नीचर का हो गया। ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, सबको पता है कि कौन सा वाला फर्नीचर कहाँ रहना चाहिए। उसके बाद आता है रूमिनेस। तो रूमिनेस क्या है? इकोनॉमी ऑफ द स्पेस, मतलब कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाना बेसिकली। और ये होता क्या है रूमिनेस में, मेन चीज़ क्या है, एक ही रूम में, मतलब ये जो रूम है जैसे कि यहाँ पे हॉल एंड डाइनिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं देना, सिर्फ काम का ही फर्नीचर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो डाइनिंग टेबल नहीं दूंगा। यहाँ पे मैंने एक गेस्ट के बैठने के लिए एक जगह दे दी ताकि वो बैठ के बोल सके। तो ये हमारा जो है रूमिनेस होता है कि बेसिकली कम से कम फर्नीचर का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना। यहाँ पे भी डेफिनेशन दिया है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ फंक्शन वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्पेस। तो रूमिनेस को उसी एक तरीके से हम अचीव कर सकते हैं कि फर्नीचर जो है काम का देना। और वैसे ज़्यादातर तो ये क्लाइंट ही देख लेता है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। सिर्फ ड्राइंग में वैसे जो हम दिखाते हैं फर्नीचर, ये कंपलसरी नहीं होता कि यहाँ पे ये वाला फर्नीचर होना चाहिए, तो क्लाइंट अपना अपना देख लेता है। तो ये हमारा रूमिनेस का हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है? एक जगह से हमें दूसरे रूम में जाना है, तो उसको जाने के लिए जो हमें जगह होती है उसे सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम प्लान में देखेंगे, जैसे ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये जो जगह है सर्कुलेशन, यहाँ से लेके यहाँ से जो है ये जो एरिया है ये हमारा सर्कुलेशन एरिया है। और यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से भी पूरा है वैसे, लेकिन इसमें क्या है, इस एरिया से मैं अगर मान लो यहाँ से आऊँगा, तो डिफरेंट कलर लेते हैं। तो मान लो यहाँ से मैं अगर एंटर करूँगा, तो मैं ये वाले रूम में भी जा सकता हूँ, बेडरूम में, या यहाँ से ये वाले बेडरूम में जा सकता हूँ, या यहाँ से टॉयलेट में जा सकता हूँ। या फिर थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा इसको। फिर तो यहाँ से जो है मैं ये वाले किचन में भी जा सकता हूँ, किचन से मैं यहाँ पे सर्विस में जा सकता हूँ। तो ये जो है हमें सर्कुलेशन एरिया हो गया हमारा। इसीलिए एक रूम से, यहाँ से बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि लिविंग रूम से हम यहाँ पे आए, या टॉयलेट में जा सकते हैं, या से वॉशरूम में जा सकते हैं, या फिर यहाँ से बेड में जा सकते हैं, या से ये वाले बेड में जा सकते हैं, या फिर यहाँ से वॉशरूम में जा सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा लिविंग एरिया, ये हमारा हो गया बेसिकली सर्कुलेशन। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, इसे आप यहाँ पे थोड़ा सा इसे बैक करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है? फ्लेक्सिबल का आई थिंक सबको मतलब पता होगा कि फ्लेक्सिबल, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। और वो ये होता है कि एक ही रूम का हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेडरूम है, लेकिन हम बेडरूम को अगर मान लो सिर्फ दो लोग रह रहे हैं, ये मकान किसी ने बेचा, वो
10 लोग, लेट्स से 4 लोग थे, फिर वो सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं अब इस मकान में। तो यहाँ पे बेडरूम को हम एज अ स्टडी रूम यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेडरूम में जो है हम चीज़ें, अगर उनको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं तो वहाँ पे वो चीज़ें स्टोर भी कर सकते हैं, एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा इस जो बेडरूम है यहाँ पर, इसका मल्टीपल पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक रूम का अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ करना, ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। मतलब यहाँ पे जो है ओरिजिनल प्लान में हमने जो कुछ भी दिया है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम फ्लेक्सिबिलिटी में जो है एक और चीज़ इंक्लूड करते हैं, फ्यूचर एक्सटेंशन और चेंजेस के लिए भी हम प्लान करते हैं। जैसे कि ये वाला बेडरूम का साइज़ है 12 फुट बाय 11 फुट। तो इस साइज़ में जो है हम स्टडी रूम भी आराम से उसको एज अ स्टडी रूम यूज़ कर पाएंगे, स्टोर रूम यूज़ कर पाएंगे, इवन गेस्ट रूम भी यूज़ कर पाएंगे। अगर मान लो कोई बहुत सारे गेस्ट आए तो उनके रहने के लिए, सोने के लिए जगह, तो उसको हम एज अ रूम यूज़ कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि रूम की पोजीशन जो है उसको चेंज करके हम फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर जो है ये चीज़ जो है फ्लेक्सिबिलिटी, ये इम्पोर्टेंट होती है हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, ये इस टाइप की बिल्डिंग में और हॉस्टल में। क्योंकि क्या होता है, बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं वहाँ पे तुमने देखा होगा कि पहले उस वाले स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे, बाद में फिर स्कूल थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा से पहले तो सिर्फ 10 स्टैंडर्ड तक था, अब 12 भी कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो थे वो थोड़े कम बच्चे रहते थे, लेकिन उन्होंने उनका जो रूम था, क्लासरूम, वो बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो थर्ड स्टैंडर्ड तक के बच्चों को रख सकते हैं। मान लो थर्ड स्टैंडर्ड में ज़्यादा बच्चे हैं तो, या फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तो उन बच्चों को जो है यहाँ पे वो रख सकते हैं। तो ये एज अ स्कूल में इसका एज अ यूज़ होता है। और हॉस्पिटल्स में जो ये होता क्या है, इमरजेंसी जब आती है तो वो हमें सारे रूम का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट्स ही बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम में देखा होगा कि हॉस्पिटल तो पूरे भरे हुए होते थे। तो ये जो है हॉस्पिटल में बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि ताकि हम जो भी रूम है हॉस्पिटल के, उसका हम यूज़ कर पाए पेशेंट्स को बचाने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए। और हॉस्टल्स में तो रूम के एडजस्टमेंट हॉस्टल्स में भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हॉस्पिटल और स्कूल में होता है। तो ये हमारा हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्राइवेसी। प्राइवेसी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बिल्डिंग प्लानिंग में, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वहाँ पे लोग रहते हैं, एज़ कम्पेयर टू लेट्स से कमर्शियल बिल्डिंग, जैसे कि कोई मॉल। वहाँ पे तो हमें एक दो बार ही जाना है, अगर पसंद ना आए तो हम बोल सकते हैं यार ये मॉल में मुझे मज़ा नहीं आया, इस मॉल में मैं फिर कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन हम ये वही चीज़ जो है सेम चीज़ अपने घर के लिए नहीं बोल सकते। तो इसलिए जो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि घर से मतलब वापस घर तो आना ही होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्राइवेसी है, यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं। हम जो है हमेशा, तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि टॉयलेट जो है यहाँ पे जो वेंटिलेशन, या इस वाले प्लान में से ड्रॉ नहीं किया है, खैर यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी टॉयलेट होते हैं उनकी हम जो हाइट देते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं उनके वेंटिलेशन के लिए। ये रहा जैसे कि ये वाला टॉयलेट, यहाँ पे जो है वेंटिलेशन की हाइट हमने ज़्यादा दी है, ताकि क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक रोड है, कोई आने जाने वाला यहाँ से जो है झाँक ना पाए। इसलिए जो है हम टॉयलेट की वेंटिलेशन की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं। और जो वेंटिलेशन के विंडो का साइज़ है भी, वो बाकी जो विंडोज़ होती है, जैसे बेडरूम की विंडो हो गई, या फिर डाइनिंग रूम की विंडो हो गई, किचन की विंडो हो गई, तो इनसे छोटा होता है। लेकिन वो इतना भी छोटा हम नहीं देते कि वेंटिलेशन प्रॉपर्ली हो ही ना पाए। उसको छोटा देने का रीज़न ये होता है कि अगेन कोई अंदर झाँक ना पाए।
तो ये उसका प्राइवेसी का इम्पोर्टेंस होता है। और ये सिर्फ विंडोज़ में नहीं होता, ये हमारे डोर्स में भी होता है कि डोर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए और वो सब। या फिर इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा प्राइवेसी में आ जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है प्राइवेसी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेडरूम दिया है यहाँ पे, इसको जो है विंडो जो है इसके इस वाले साइड में दी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले साइड में बेड दे सकता हूँ और विंडो यहाँ पे। रेडर रंग की यहाँ पे अगर बेड है तो मैं अगर यहाँ पे ही विंडो दे दूंगा तो वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि आजकल वैसे भी पर्दे भी बहुत अच्छी सी क्वालिटी के आ चुके हैं कि जो लाइट को भी ब्लॉक कर देते हैं। तो ये इसका एक चीज़ बताना चाहता था कि यहाँ पे अगर विंडो दोगे तो उसके एडवांटेज होगा कि अगर कोई देख देख पाएगा, मान लो झांकने वाला, तो यहाँ से देख पाएगा। तो यहाँ से ऐसे देखेगा। रेड रंग की अगर यहाँ पे मैं दूंगा तो बेड पे सीधा देख पाएगा। तो ये जो है प्राइवेसी में आता है, और प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आगे हम देखेंगे कि ये सारे प्रिंसिपल जो सीखे हैं इनका यूज़ करके प्लान कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे एक और चीज़, वैसे एक्सटर्नल प्राइवेसी और इंटरनल प्राइवेसी दो चीज़ें होती है। एक्सटर्नल प्राइवेसी का क्या मतलब होता है, बाहर से हमें अपने जो घर है इसको बाहर से प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो ये हमारा होता है बेसिकली एक्सटर्नल प्राइवेसी। जैसे कि इसमें क्या आता है, इसमें आता है विंडो की जो सील है उसको अच्छे से प्लेस करना, विंडो सील को, ताकि हम बाहर वालों का जो आउटसाइडर्स का विजन कट कर सके बेड के अंदर देखने के लिए। तो ये हमारा मतलब एक एक्सटर्नल प्राइवेसी में आता है। वैसे ये सेम चीज़ टॉयलेट के लिए भी एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट जो है, ओके, तो यहाँ पे हम इंटरनल प्राइवेसी देखेंगे। आजकल तुमने ऐसे देखा होगा कि एक बड़ा सा सेंट्रल हॉल जो है वो यहाँ पे दिया होता है। इसका यूज़ किया जाता है ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम के लिए। और एक और चीज़, जो बेडरूम, किचन, वाटर क्लोसेट, बाथरूम जो है वो अरेंज किए जाते हैं डाइनिंग रूम या ड्राइंग रूम के जो लॉन्ग साइड है, दो लॉन्ग साइड है उसके अलॉन्ग जो है अरेंज किए जाते हैं। अब ये जो ऐसे प्लानिंग की जाती है, इससे हम प्राइवेसी को फैक्टर जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्योंकि मान लो यहाँ पे अब एक प्लान तो ऐसे ये वाले प्लान में अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे एक डाइनिंग रूम है, ये वाला प्लान। ओके, तो यहाँ पे मैंने खाना खाया, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से किचन से अटैच है, अच्छी बात है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यहाँ से खाना ले जाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये भी मास्टर बेड दे दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि मुझे अगर बेडरूम में जाना है तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये जो डाइनिंग रूम वाले से जाना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। यहाँ से अच्छे से प्राइवेसी मेंटेन नहीं होगी। अब यहाँ पे ज़्यादा उसकी बात नहीं कर सकती, क्योंकि फिर डीमोनेटाइजेशन और वो सब प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे जो है मास्टर बेड जो है यहाँ पे नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली प्लानिंग में ये वाला इशू आता है। तो इसे इंटरनल प्राइवेसी कहते हैं, कि अंदर वाली प्राइवेसी, अंडर वाली प्राइवेसी, अंडर वालों से प्राइवेसी बेसिकली। एक्सटर्नल प्राइवेसी मतलब बाहर वालों से प्राइवेसी, इंटरनल मतलब अंडर वालों से प्राइवेसी। तो ये हमारे दो प्राइवेसी के टाइप हो गए। तो इसी के साथ जो है ये कंप्लीट होता है। और एक और चीज़ जाने से पहले एक बात बताना चाहता था कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमें थियरी को क्रैम करके कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैमिंग? एक ही इम्पोर्टेंस है, और वो है कि इंटरव्यू, एंड ओनली वे यू कैन गेट द जॉब इज़ द इंटरव्यू। कि वहाँ पे जो है डेफिनेशन का वैसे इम्पोर्टेंट होता है कि डेफिनेशन का जो पूछते हैं तो बताना पड़ता है। जैसे लाइक तुम्हारे कॉलेज में जो वाइवा और ओरल होती है उसी की तरह होता है ये। और वो प्रोफेशनल वे में बताना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जो जैसे ओरल्स और वाइवा होते थे उस तरह के उस तरह से
यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल की वो एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोफेशनल इंग्लिश में। तो ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन टी एल एन टी ना, टर्म्स एंड यस टी एंड सी, टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस होता है थियरी का। थियरी को समझना भी इम्पोर्टेंस है और थोड़ा सा रटना भी इम्पोर्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि कम्प्लीटली बुक की तरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि इसका प्रॉपरली कैसे यूज़ करें। यहाँ पे एस्पेक्ट है, तो एस्पेक्ट को मैंने अभी समझाया तो समझ गए होगी कि बेसिकली विंडोज़ को, डोर्स को और ओपनिंग को अच्छे से प्लेस करना, जिससे कि हमें कंफर्ट मिले और डिस्कम्फर्ट अवॉइड करें। और इसमें हम हाइट भी डिसाइड करते हो। इसको प्रोफेशनल में कैसे बोल सकते हैं, in aspect we decide the height of the window and their positioning as well as the positioning of doors and openings to avoid discomfort and give more comfort to the client। तो इस प्रकार से इसका जो है अपने लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म। तो ये जो है थियोरी का इम्पोर्टेंस हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और वीडियो पसंद आए तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वाले अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे कि ये जो प्लान डिज़ाइन करते हैं वो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये जो भी इस लेक्चर में था, इन्हीं प्रिंसिपल का यूज़ करके हमें अच्छे सा एक प्लान डिज़ाइन करना है, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल का यूज़ होता है रूम की पोजीशनिंग में, और रूम कहाँ नहीं रहना चाहिए, ओपनिंग कहाँ नहीं रहनी चाहिए, विंडोज़ कैसी होनी चाहिए, उसके लिए इन प्रिंसिपल का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे कि स्टैंडर्ड डायमेंशन कौन से होने चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड, जिससे कि हम अच्छे से प्लान डिज़ाइन कर पाएँ। तो ये सब जो है अपकमिंग लेक्चर्स में होना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, प्लेलिस्ट का लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चाहो तो प्लेलिस्ट भी सेव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है डेली अपडेट्स लेक्चर्स की आती रहती है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।